हाय एंड वेलकम टू दी pandas फॉर डेटा सीरीज एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। इस सेशन के अंदर हम स्टोरेज एंड डेटा लोडिंग देखेंगे कि हम अपने लोकल मशीन से डेटा को किस तरह से कोलैब पर या इधर अगर आप एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कैसे अपलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च कर मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे। वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं इसके प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। आप विद ईज़ यहाँ से वो तमाम वीडियोस देख सकेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या फिर कोड या वट जो भी मैं अपने वीडियो सेशन पर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ वो मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। फ्रीली डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो डेटा लोडिंग एंड स्टोरेज की इस फाइल पे मौजूद हूँ जो कि कोलैब है। कोलैब के हवाले से अगर आपको नहीं पता है या पैंडास के हवाले से स्टार्टिंग पे नहीं पता है तो मैंने इस वक्त सेपरेट प्लेलिस्ट पर पैंडास की वीडियो सेशंस को अपलोड कर रखा है जो कि 4 ऑलरेडी मौजूद है। तो इन चारों वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप बेहतर तरीके से इस सेशन को भी समझ सकें। तो सबसे पहले तो मैंने पैंडास को यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है और साथ ही साथ नमपाई को भी, क्योंकि सम टाइम हमें नमपाई की भी ज़रूरत होती है मैनिपुलेशन के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चंक ऑफ कोड यूज़ करेंगे जो कि हमें कोलैब खुद देता है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी लोकल मशीन की फ़ाइल को कोलैब पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कोलैब के इस URL को पेस्ट किया, क्योंकि जब आप कोलैब ओपन करते हो और कोई भी नोटपैड या नोटबुक शीट चूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह से पेज आपके पास ओपन होता है। इसके नीचे की तरफ आओगे आप और यहाँ पे कुछ लिंक्स मिलेंगे आपको, जिसमें एक लिंक वर्किंग विद डेटा पे है, लोडिंग डेटा एंड ड्राइव। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टैब में एक कोड का एरिया मिलेगा, दिस वन। ये जो कोड है ये डेटा को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब इसकी ज़रूरत फर्दर नहीं रही तो मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने से हमें फ़ायदा ये है क्योंकि मैं मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करूँगा तो मैं चाहूँ तो एक ही में मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करके यूज़ कर सकता हूँ या मल्टीपल टाइम पेस्ट करते हुए मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इससे मल्टीपल टाइम यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि नॉर्मली हम जब मल्टीपल फाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम अपने फ़ाइल को ड्राइव में अपलोड कर लेते हैं और ड्राइव से अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से वर्क करते हुए आएँ तो आप थोड़े से परेशान होंगे। और अगर आप स्क्रैच लेवल पे हैं तो यही वजह है कि मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये चंक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो इस अप्रोच को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि बंच ऑफ फाइल को एक साथ यहाँ पर अपलोड करके उसके पाथ के ज़रिए से एक्सेस करना सीखेंगे, ठीक है, बट नॉट येट। तो सबसे पहले चंक को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा जिससे आप फाइल चूज़ कर सकेंगे जो भी आप यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया वो डिज़ायर्ड फाइल आ चुकी है जहाँ पर मेरे मल्टीपल CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल मौजूद है। इसमें से exe1 यानी एक एक्सेल बेस फाइल है जो कि कॉमा सेपरेटेड है लेकिन एक्सेल बेस है। तो मैंने ex1 को डबल क्लिक करके यहाँ पर चूज़ कर लिया। ये 0% है, जैसे 100% होगा इसका मतलब है आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है जिसका नाम exe1 है। तो इस फाइल को मैंने यहाँ पर अपलोड किया। बाकी चंक ऑफ कोड यहाँ पर इसलिए मैंने पेस्ट किए क्योंकि मैं मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करूँगा तो मैं इन्हें यूज़ करूँगा। लेकिन इस वक्त हम बाकी जो चंक ऑफ कोड है उसे इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं कि हम उस अपलोडेड फाइल को किस तरह से रीड करा सकेंगे और मैनिपुलेट कर सकेंगे। लिहाजा हमने DF के नाम से एक वेरिएबल बनाया विच मीन डेटा फ्रेम। और अब मैं डेटा फ्रेम बना नहीं रहा हूँ बल्कि बने बनाए डेटा फ्रेम कॉमा सेपरेटेड फाइल को यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा PD विच मीन pandas.read_CSV यानी कॉमा सेपरेटेड फाइल। उसके बाद सिंगल कोटेशन में आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखोगे जिसका नाम ex1 है, .csv एक्सटेंशन है और उसके बाद आप DF यहाँ लिख दोगे एंड देन एग्जीक्यूट दिस चंक। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फाइल थी ex1 उसमें जो कंप्लीट रॉ एंड कॉलम्स के बेस पर कंप्लीट डेटा फ्रेम था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से हमारे पास एक हैड का फंक्शन होता है जो नॉर्मली एग्जीक्यूट करते वक्त हमें 5 रॉज दे रहा होता है क्योंकि ओवरऑल इस वक्त हमारे पास 5 रॉज ही नहीं है। तो यहाँ पर उसने ओवरऑल तमाम डेटा को शो कर दिया। लेकिन अगर आप हमारे पास मोर देन 5 रॉज पर टेबल या रिकॉर्ड बेस करता है तो वहाँ पर हम हेड के ज़रिए से 5 रिकॉर्ड्स को या 5 रॉस को फैच करके देख रहे होते हैं। तो ये पहला तरीका था कि हम लोकल मशीन से कोलैब पर फाइल को कैसे लाते हैं और फाइल को लाने के बाद उससे रीड करवा कर देख कैसे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने टेबल या रिकॉर्ड को जो कि ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म पे नहीं है, टेबल के फॉर्म पे नहीं है और तुम चाहते हो कि वो टेबल के फॉर्मेट पे रीड हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे PD
रीड अंडर स्कोर टेबल, और उसके बाद आप उस फाइल का नाम रखेंगे जिसको आप टेबल के फॉर्म पे रीड करवाना चाह रहे हैं, तो उसका नाम है ex1.csv। और डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं रीड टेबल के, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं, जिसमें समरी है, ठीक है, फॉर्मेट है, डिफ़ॉल्ट है, वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त अब मैं अपने टेबल या रिकॉर्ड को सेपरेट करना चाह रहा हूँ बाय कॉमा, तो मैं पूरे रिकॉर्ड को फैच करना चाह रहा हूँ, लेकिन हर रिकॉर्ड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मैं कॉमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, हियर इट इज़। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो कि ओरिजिनली ही हमारा जो डेटा है, जो कंप्लीट रिकॉर्ड है यहाँ पर, वो किस फॉर्म पे मौजूद है, टेबल के फॉर्मेट पे मौजूद है। तो अब मैं एक काम ये करूँगा कि इस पूरे रिकॉर्ड को एक वेरिएबल में सेव करवा लूँगा, इस पी को। तो मैंने यहाँ लिख दिया PD1 इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंड देन PD1 एंड देन एग्जीक्यूट अगेन, ठीक है। तो सेम हमारा आउटपुट है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ही ये सेपरेटेड बाय कॉमा है, CSV फाइल है, और मैंने यहाँ पर सेपरेट बाय कॉमा लिखा हुआ है, तो उसने सेपरेट बाय कॉमा को ऑलरेडी रीड करते हुए रिकॉर्ड को वैसे ही शो कर दिया जिस तरह से ये इनिशियल कर रहा था। इसी तरह से मैं सेकंड फाइल को अपलोड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक चंक ऑफ कोड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ex1 के लिए, तो सेकंड जो चंक मैंने पेस्ट किया था इसे दोबारा एग्जीक्यूट किया, और यहाँ से हम अब ex2 को यूज़ करेंगे, हियर इट इज़। तो मैंने इसे यूज़ किया एंड नाउ 0 to 100%। और अब हम अपने चंक पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने दोबारा एक वेरिएबल बनाया PD1, आप नाम चेंज कर सकते हो, PD.read_CSV। और अब मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन पे लिखूँगा ex2.csv। एंड सिमिलरली जिस तरह से सेपरेट है, इसी तरह से हमारे पास हेडर का भी एक एट्रीब्यूट होता है। उस हेडर के ज़रिए से आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं हेडर कोई शो नहीं करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नन लिख दूंगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तौर पे जब आप किसी कॉमा सेपरेटेड फाइल को अपलोड करते हो तो उसके जो हेडर या कॉलम्स नेम होते हैं वो सारे आ रहे होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त हेडर को यहाँ पर इग्नोर करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर PD1 लिखा एंड देन एग्जीक्यूट द फाइल। तो इस वक्त आपकी फ़ाइल यहाँ पर हेडर को इग्नोर करते हुए आ रही है, ठीक है। हेडर जो भी था उसे इग्नोर कर दिया, तो जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न होता है आपके डेटा फ्रेम का वो 0 रॉज एंड ऑनवर्ड नंबर एंड 0 कॉलम ऑनवर्ड नंबर्स के साथ यहाँ पर शो रहा। और अगर मैं ओरिजिनल ex2 को आपको शो करवाऊँ कि ओरिजिनली वो डेटा किस तरह से दिखता है, तो ये ओरिजिनल फाइल है exe2 जिसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, और आप देख रहे हैं कि इसके हेडर A, B, C और D है एंड सिमिलरली E है, जिन चारों को मैंने यहाँ पर इग्नोर करवाया हुआ है, जबकि ऑनवर्ड चीज़ें फर्दर वैसे ही दिख रही हैं। तो रीड कराने का तरीका, सेपरेट पैरामीटर क्या है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि हेडर के ज़रिए से हम किस तरह से इग्नोर करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने कॉलम्स के या रॉस के हेडिंग को रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए मैं सेम चंक ऑफ कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब जहाँ पर हेडर पे नन लिखा हुआ था वहाँ पर मैं एक पैरामीटर इस्तेमाल करता हूँ नेम्स का, ठीक है। तो मैंने नेम्स लिखा और नेम्स की एक लिस्ट क्रिएट की, और उस पर अब मैं कुछ कॉलम्स नेम डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, C then D and then finally मैसेज। ये वही नेम है जो डिफ़ॉल्ट तौर पर फाइल पे मौजूद थे पहले वाले, लेकिन अब मैं इन नेम्स को ex2 के अंदर इनक्लोज करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ABCD मैंने लिखा, और उसके बाद हम इस PD1 को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ था। अब आप देखें यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रहा है हमें, तो 0 1 2 3 4 को मैंने ABCD और मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। आप कुछ भी स्ट्रिंग लिखें यहाँ पर, वो रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा जिस तरह से यहाँ पर आए। इसी तरह आप चाहते हो इन नेम्स को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करो तो बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इस नेम्स को अब यहाँ से कॉपी किया और सबसे पहले इस चंक में यहाँ पर ले लिया। इसका मतलब है नेम्स एक वेरिएबल में इन टर्म ऑफ द लिस्ट मौजूद है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ PD3 के नाम से, और PD.read_CSV, ठीक है, और आपकी फ़ाइल का नाम, ठीक है, जो है ex2.csv। अब यहाँ पर नेम्स हमें पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नेम्स इक्वल टू नेम्स लिखूंगा। तो नेम्स पैरामीटर है और हमारे वेरिएबल का नाम भी नेम्स है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम इंडेक्स कॉलम कहते हैं। तो अब इंडेक्स कॉलम अगर आपने बनाए हुए हैं एक वेरिएबल्स में और उसके अंदर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लिहाजा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इंडेक्सेस के लिए, तो हमने रॉस या कॉलम के नाम तो ऊपर की हेडिंग पे डाल दिए थे, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 0 1 2 3 में ना ये जो नंबर्स हैं इस जगह पर मैं इन मैसेज को यूज़ कर लूँ, यानी इस कॉलम को यूज़ करूँ। तो ये कॉलम इस 0 1 2 3 या ऑनवर्ड नंबर की तरफ आ जाए। तो यही वजह है कि मैंने इंडेक्स कॉलम के एट्रीब्यूट पे मैसेज वाले इस कॉलम को यूज़ कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस PD3 को कॉल कर लेते हैं। लेट्स सी, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया अपने चंक को, आप देखें ABCD अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैसेज वाला जो कॉलम था वो इंडेक्स कॉलम को यूज़ कर रहा है। तो ये देखो आप यहाँ पर
ये इंडेक्स कॉलम पर आ गए यहाँ पर, और बाकी वो तमाम एट्रीब्यूट्स अपनी जगह वैसे ही मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक CSV फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसके नेम्स चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स के रॉस के नेम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने डेटा को पार्स भी कर सकते हैं। पार्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक डेटा है एक सेपरेट फाइल में, मैं उसको दो अलग अलग वे में पार्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे पार्स भी कर सकता हूँ। लिहाजा पार्स करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल एक और इंपोर्ट करूँगा, यानी EX3 को। 2 तक तो हमने कर लिया, तो 3 के लिए हम इस चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और 3 वाली फ़ाइल को यूज़ करेंगे। तो हेयर इट इज़ EX3। तो ये तमाम फाइल मैं अपने ब्लॉग पर और कोड भी प्रोवाइड कर लूँगा, आप विद ईजी से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पार्स के नाम से, और pd.read_csv के अंदर हम उसी फाइल को यूज़ करते हैं, यानी ex3.csv। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बात हमें समझनी है। अच्छा, हमें ओरिजिनल डेटा देखना होगा कि पार्स EX3 में नहीं है, ऑल्दो हमें EXE3 आगे जाके यूज़ करेंगे। इसके लिए हम जिस फाइल को यूज़ करेंगे उसका नाम होगा CSV m-index, ठीक है ना। तो CSV m-index को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पार्स करने के लिए। तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है और आप इसका नाम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है, जो नाम यहाँ पर है हम उसी को यूज़ कर सकेंगे। तो इससे मैंने इसे एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अब एक्सचेंज करने के बाद ओरिजिनली अगर मैं आपको उसको ओपन करके दिखाऊं तो समझना और भी आसान होगा कि हम इसे किस वे में पार्स करेंगे। हमारे पास ओरिजिनल फाइल है, इसमें आप अगर बगौर देखो तो हमारे पास कुछ की 1 2 है और वैल्यू 1 एंड 2 है। तो हम की 1 और की 2 को अलग अलग पार्स करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए हम बैक टू कोड पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब जब हमने पहले पैरामीटर्स के अंदर अपनी फ़ाइल का नाम बताया है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स कॉलम जो पहले मैंने यूज़ किया था वहाँ पर मैंने मैसेज वाले कॉलम को ले लिया था, ठीक है ना, EX2 वाली फ़ाइल से। लेकिन इस वक्त मैं CSV m-index वाली फ़ाइल पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉलम में की 1 और की 2 को यूज़ कर लूँगा। कैसे? तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की एज लाइक दिस, और इसके अंदर हमने बता दिया की 1 एंड देन की 2, दैट्स इट। उसके बाद हम पार्स जो हमने फ़ाइल बनाई है उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो नो फाइल डायरेक्टरी CSV फाइल, ओके, विच मीन ओके, दो दफ़ा ये चीज़ लिखा गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें समझना है, देखें की 1 एंड की 2 को हमने इंडेक्स कॉलम में इस्तेमाल किया, तो ये जो कंप्लीट रिकॉर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस ओरिजिनल फाइल से। अगर आप देखो ये, तो इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं ABCD, तो ये रहा ABCD, ये वाली फ़ाइल की 1 पर आ गई, और 2 के लिए ये तमाम वैल्यू अलग हो गए। यानी 1 के लिए की एक सेपरेट पार्ट्स हो गया, सेपरेट चंक बन गया, और 2 के लिए एक सेपरेट चंक बन गया बाय यूजिंग इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स कॉलम को हमने सिंपली पहले एक मैसेज वाले एट्रीब्यूट के लिए इस्तेमाल किया, और सेकंड में हमने देखा कि हम अपनी कंप्लीट फाइल से अलग अलग चंक्स में भी उसको डिवाइड करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप EXE फाइल 3 को देखो, जिसको हमने सिर्फ इंपोर्ट किया था लेकिन यूज़ नहीं किया, तो मैं पहले उसे ओपन करके दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेटा किस फॉर्मेट में है और उस फॉर्मेट को क्या हम लिस्ट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये वो फाइल है EXE3 की। तो EX3 के अंदर आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम वैल्यूज़ हैं, और इसके अंदर इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं। तो मैं इससे चाह रहा हूँ लिस्ट के फॉर्म पर डिस्प्ले करवाना। मैं तो डायरेक्टली CSV करवा सकता हूँ जो अभी हमने देखा है। तो लिहाजा इसके लिए हम इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, बल्कि वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिस्ट के अंदर ओपन करेंगे अपनी फ़ाइल को, और फाइल का नाम है EX3, जो कि मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। CSV हमने कॉल किया और हमें एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी EX3 की। तो CSV फाइल जो है वो .text में है, ठीक है। तो मुझे .text वाली फ़ाइल लिखनी है यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा .txt एंड लेट्स सी एग्जीक्यूट द कोड लिस्ट एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि अब हमारा जो कोड जो .text में था अब वो लिस्ट के फॉर्म पर यहाँ पर आ चुका है, और आप जिस तरह से भी चाहें चीज़ों को रीनेम करना, वो रीनेम आप जिस तरह से चाहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर हमें वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है जो बिल्कुल हमने स्टार्ट पे समझा था कि मैं अपनी फ़ाइल को टेबल के फॉर्मेट पे कैसे रीड करवा सकता हूँ, क्योंकि अब ये टेबल फॉर्मेट पे नहीं है, लेकिन जो पहले रिकॉर्ड्स थे वो ऑलरेडी ही CSV फॉर्म पे टेबल के फॉर्मेट पे थे। लिहाजा इसको हम टेबल के फॉर्मेट पे कैसे लाएंगे, इसको लाने के लिए हम सबसे पहले रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, pd.read_table,
और इस टेबल के अंदर हम उस फाइल का नाम रखते हैं। क्योंकि मैंने 2 दफ़ा इंपोर्ट किया, यही वजह इसका नाम इस तरह से आ रहा है। तो जितनी दफ़ा आप इंपोर्ट करते हैं तो वो फाइल का नाम चेंज हो जाता है, तो लिहाजा आपको ये ख्याल करना होगा जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो नीचे उसका नाम किस तरह से लिखा आ रहा है, वही नाम आप उसे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं इसे सेपरेट करता हूँ। यहाँ पर जो सेपरेशन है वो S+ स्पेस है, ठीक है ना। तो उसको लिखने के लिए आप सिंगल कोटेशन में /S+ यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी स्पेस से ये सेपरेट हुआ हुआ है। और उसके बाद हम रिज़ल्ट को कॉल कर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका वो रिकॉर्ड जो पहले सिंपलेस्ट टेक्स्ट फॉर्म पे था, जिसको आपने लिस्ट के फॉर्म पे ओपन किया ऊपर, ये अब वही फाइल यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट पे रीड हो चुकी है, ठीक है। तो अब बाकी वो तमाम मैनिपुलेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उस तरह से आप उसको मैनिपुलेट करते हुए मज़ीद एक्सेस कर सकते हो जिस फॉर्म पे भी चाहो, जिस तरह से हमने प्रीवियसली सेशंस पे हम करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट फाइल हो सकती है। उसमें से आप नल नंबर्स को अगर रीड करवाना चाह रहे हो कि कोई वेरिएबल्स आप उसमें कोई रिकॉर्ड नल है या नहीं है, उसे रीड करवाना चाह रहे हो तो उसको भी आप रीड करवा सकते हो। लिहाजा उसमें रीड करवाने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आइदर वो कोई डेटा फ्रेम हो इन टर्म ऑफ द वेरिएबल या इन टर्म ऑफ द फाइल, जिस तरह से हम फाइल को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कॉल किया pd.isNull, ठीक है। इस नल के अंदर हम उस फाइल को यूज़ करेंगे जिस फाइल को हम नल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने अब रिजल्ट वेरिएबल को कॉल किया और यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। इस रिजल्ट के अंदर आप देख रहे हैं नॉट अ नंबर, क्योंकि इस वक्त मैंने .text को टेबल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया है विदाउट एनी प्रॉपर मैनिपुलेशन। तो तमाम रॉज एंड कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। जो जो फॉल्स है इसका मतलब है वो नल नहीं है, और जो जो ट्रू है इसका मतलब है वो कि वो वैल्यू ओरिजिनली आपके जो टेबल में वो नल है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इस तरह से हम इस नल मेथड के ज़रिए से ये चेक कर सकते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे नल हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यू ट्रू या फॉल्स के बेस पे यहाँ पर रन हो जाएगी। ओके जी, आगे चलेंगे और एक और फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यानी मैंने इस कोड को कॉपी किया और कोड इन सेल पर क्लिक करके हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और ex5 के नाम से CSV फाइल है, हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये रही ex5 फाइल, मैंने इसे इंपोर्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर नल फाइल को हैंडल करने का विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर तरीका देखेंगे। तो मैंने अब वेरिएबल बनाया result1 pd.read_csv और उसके बाद हम यहाँ पे ex5.csv लिखेंगे। और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम na_values देते हैं, ठीक है, नॉट अ नंबर वैल्यू। और इसको रीड करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोटेशन नल। तो यानी इस वैल्यू से हम रीड कराएंगे नल वैल्यू को, ठीक है, और उसके बाद मैं उसे डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो मैं पहले आपको ओरिजिनल फाइल भी ओपन करके दिखाता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूशन पे हम चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस वक्त ये ओरिजिनल फाइल है, उसमें आप देख रहे हो एक हमारे पास मैसेज यहाँ पे n है और इसी NA को हम रीड करवाना चाह रहे हैं और बाकी तमाम जो रॉज एंड कॉलम में वैल्यूज़ हैं वो फिल भी हैं और एक मिसिंग भी यहाँ पर है। तो लिहाजा यहाँ पर NA वैल्यूज़ के ज़रिए से हम नल को रीड करा के उस result1 को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करवाया और आप देख रहे हो इस बिहाफ पर नॉट अ नंबर एंड नॉट अ नंबर उस जगह पर लिखा आ गया जिस जगह पर वैल्यू मिसिंग थी या जहाँ पर सिर्फ NA लिखा हुआ था, उस चीज़ को भी इसने रीड किया और रीड करते हुए यहाँ पर दिखा दिया। बिल्कुल इसी तरह से किसी मैसेज वाले एट्रीब्यूट को आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो, यानी वो NA को किसी वर्ड से एक्सचेंज कराना चाह रहे हो या समथिंग वैल्यूज़ आपके एट्रीब्यूट्स में मौजूद है उससे रिप्लेस करवाना चाह रहे हो, तो आप वो भी करवा सकते हो इस जगह पर यूज़ करते हुए। कैसे? सेम रिज़ल्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया इस जगह पर, ठीक है, बगौर समझेगा। मैं सबसे पहले तो वेरिएबल के नाम चेंज कर देता हूँ और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा सेंट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो हमने मैसेज जो कि हमारे कॉलम का भी नाम है उसको कॉल किया की एंड वैल्यू। तो की के अंदर मैंने बताया एक हमारे पास फो नेम है, ठीक है, ऊपर आप मैसेज में देख भी रहे हो। इसके साथ मैंने NA को कॉल किया, ठीक है, और उसके बाद हम इससे बाहर आते हैं और दूसरी वैल्यू बनाते हैं। इसका नाम भी हम सेकंड कॉलम से रखते हैं। तो सेकंड कॉलम के अंदर लिखा हुआ है समथिंग स्मॉल में, बाहर आके कॉलम देंगे और यहाँ पर हमने सिर्फ एक वैल्यू लिख दिया 2, ठीक है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो सेंट वेरिएबल है, इस सेंट वेरिएबल को मैं इस जगह पर इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पर। तो मैंने इसे यहाँ पर यूज़ किया और उसके बाद result2 को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी वेरिएबल 2 को। एंड हियर इट इज़। अब आप देख रहे हो कि चेंजिंग क्या हुई,
जहाँ पर एन ए था, फू की जगह पर भी अब वही चीज़ रिप्लेस हो गई और समथिंग में टू जहाँ पर मौजूद था उस लाइन को उसने रीड किया है। ठीक है, तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 वो अपनी जगह मौजूद है और उन चीज़ों को उसने एक्सचेंज करते हुए उस लॉजिकल वे पे रीड करते हुए उस एन ए को फू में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। और इस तरह से आप मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने कॉलम की वैल्यूज़ को कि किस वैल्यू को किससे एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सचेंज करते हुए उन वैल्यू को भी यहाँ पर मूव कर लिया। तो ये कुछ बेसिक मैनिपुलेशन स्टेप्स थे कि आप कॉमा सेपरेटेड फाइल को या .txt फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के बाद उसमें मैनिपुलेशंस करते हो। तो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर कोड करके दिखाई आपको। कुछ चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। वैसे वीडियो सेशन काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मज़ीद मैनिपुलेशंस क्या है। तो EX6 फाइल को भी यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है, तो 6 फाइल को हम यूज़ कर लेते हैं। 5 तक तो हम काम कर चुके हैं। तो इस कोड को हमने यहाँ से दोबारा यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट करते हैं और अब हम EX6 फाइल को लेंगे। तो हियर इट इज़ EX6 फाइल एंड जब तक ये हो रहा है हम नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जब मैंने स्टार्टिंग पे बताया था कि मैक्सिमम रॉ की क्वांटिटीज़ में जब आप .head लिखते हो तो 5 रॉज आते हैं। तो क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूँ? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 10 तक या 15 तक आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रॉस की क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया display.max रॉस के ज़रिए से, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ी और क्वांटिटी बढ़ने के बाद अब मैं रिजल्ट में, ठीक है ना, इस रिजल्ट में EX6 को कॉल करके डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम रॉस की क्वांटिटी बढ़ाते हैं और उसके बाद अब मैं EX6 के रिजल्ट को देखता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ पर सिंपल डॉट के साथ अगर मैं हेड भी लिखूँ ना एज लाइक दिस, तो अब इसकी एग्जीक्यूशन उस तरह से होगी जिस तरह से पहले हो रही थी। तो 5 रॉज आ रहे हैं। लेकिन जब मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी यहाँ पर क्वांटिटी 5 से ज़्यादा आ रही है। क्यों? इसकी आने की वजह यह है कि ऊपर आपने डिस्प्ले मैक्स के ज़रिए से क्वांटिटी बता दी है कि कम से कम 10 शो होना है। तो ये कुछ शुरू के इसने शो कर दिया और कुछ लास्ट के शो कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ का कलेक्शन है EX6, ठीक है, जिसमें थाउजेंड ऑफ डेटाज मौजूद हैं। यही वजह है कि उसने 10 रॉस को यहाँ पर शो किया। 6 में n रॉस यहाँ पर 8 बताया जा रहा है, तो इसके ज़रिए से आप 8 n रॉस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपली मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 0 से लेकर 7 8 हो गई और तमाम वैल्यूज़ को शो कर रहा है जो कि ओरिजिनली यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा चंक में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू को चंक में डिवाइड करना चाहते हो तो चंकर्स के नाम से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उस वेरिएबल के ज़रिए से मैं चंक साइज़ डिफाइन कर रहा हूँ कि हर एक चंक के अंदर इतना डेटा आएगा। ओरिजिनली EX6 के अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे डेटा मौजूद है, तो मैं चंक्स के ज़रिए से उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो चंकर 1 के अंदर हमारे पास जो है वो पार्सर के फॉर्म पर डेटा आ चुका है। और पार्सर क्या है? पार्स किस तरह से डेटा को हम कर रहे थे हम ऊपर देख चुके हैं। अब उस पार्सर डेटा को जो चंक है मैं लूपिंग के ज़रिए से उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लूपिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने EX6 को वैसे ही कॉल किया जैसे ऊपर किया और उसके बाद मैं फॉर के लूप के ज़रिए से उनकी की और वैल्यूज़ को यहाँ पर सॉर्ट करके डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखेंगे वो तमाम फाइल्स को जितनी भी उसकी लिमिटेशन है उसके बिहाफ पर यहाँ पर उसे डिस्प्ले करके शो कर रहा है। उसके बाद वेरिएबल्स की मैनिपुलेशंस हैं। मैनिपुलेशंस पे हमने देखा था कि हम किस तरह से रॉज और कॉलम को की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी इंडेक्सिंग करने के जो तरीका है कि आप कॉलन से पहले और कॉलन के बाद लिखकर राइट और लेफ़्ट के ज़रिए से मैनिपुलेट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो स्पेसिफिकली इंडेक्सेस को। तो वो हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं, तो इसकी कोई ख़ास अभी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सेपरेशन फाइल यहाँ पर मौजूद है। EX5 के अंदर जो भी डेटा है या out.csv के अंदर जो भी डेटा है उसको मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ और के इस साइन से। तो आउट भी एक फ़ाइल है, ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि मैं मल्टीपल फाइल को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें मल्टीपल टाइप के डेटा हैं। तो उस मल्टीपल टाइप के डेटा के ज़रिए से मल्टीपल जो ऑप्शंस पांडास में मौजूद है हम उसे यूज़ कर ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली इन फ्यूचर टाइम सीरीज़ एनालिसिस में या डेटा एनालिसिस को जब आप मैनिपुलेट कर रहे होगे अपने ओन डेटा को, तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेप्स पे या किस ऑप्शंस के ज़रिए से मैं अपने डेटा को मैनिपुलेट करके उसको यूज़फुल मैनर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो out.csv को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम अपनी फाइल out को इंपोर्ट कर लेते हैं। Here it is out, it's executed now। और अब हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारी फ़ाइल है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया डेटा।
अब मैं इस डेटा वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ओके दिस वन, ठीक है, ये ओरिजिनल EX5 है, इसको तो हम यूज़ कर ही रहे हैं शुरू से। अब मैं इस डेटा वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ टू CSV में out.csv के ज़रिए। तो मैंने अब जब data.csv कॉल किया तो वही out.csv के अंदर ये डेटा अपलोड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल डेटा मैंने यहाँ पे फाइल भी ओपन कर ली आउट की, उसमें भी ऑलमोस्ट वही डेटा है जो हमारे EXV5 के अंदर मौजूद था, जो यहाँ पर दिख भी रहा है। अब यहाँ पर सेपरेशन की बात हो रही है, जैसे आप देख रहे हो सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट, और उसको सेपरेट कर रहे हैं हम और के इस साइन से। तो अब जब मैं डेटा को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखें जो भी रॉज एंड कॉलम की वैल्यूज़ थी वो तमाम की तमाम इस और के साइन के ज़रिए से सेपरेट हो गई है। अगर आपके पास NA रेप्लिकेशन है, बार बार वैल्यू कोई रिपीट हो रही है, तो आप उसको भी यहाँ पर पैरामीटर के ज़रिए से हैंडल कर सकते हो। तो मैंने जब इसको प्रिंट किया तो आप देखें कि जहाँ जहाँ वैल्यू डिस्प्ले में नल है वो वहाँ पर अब नल वैल्यू शो भी कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पर हम ओरिजिनल देखें तो 4 के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसी तरह से 5 6 के बाद यहाँ पर 8 से पहले कुछ भी नहीं है, अब बल्कि आप एक स्पेस देख रहे हो उस जगह पर, नल वैल्यू वहाँ पर थी, तो उसने NA array के ज़रिए से उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके हमें दिखाया हुआ है। इसी तरह से आप इंडेक्सेस और हेडर दोनों को फॉल्स कर सकते हो। ये क्या है अभी हम ऊपर देख चुके हैं, तो मैंने उनको भी फॉल्स करवा दिया। उसके बाद मैंने जब AA को प्रिंट करवाया तो सिर्फ डेटा है रॉज एंड कॉलम के बगैर और कॉमा से सेपरेट हुआ है। इसी तरह कॉलम को एक्सचेंज करने का तरीका, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, तो वो उस तरह से वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा है और हमें यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। तो ये बाकी वही चीज़ें नीचे रिपीट हुई हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो इस सेशन में, ये सेशन थोड़ा लॉन्ग ज़रूर रहा, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा कि जब मैं कोल ऐप पर या जुपिटर नोटबुक पे ऑफलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने काम को, तो मैं लोकल मशीन से पैंडास को यूज़ करते हुए फ़ाइल को किस तरह से अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद उसमें मल्टीपल ऑपरेशन रीड करवाने की और मैनिपुलेशन करने की कैसे की जा सकती है, रॉज एंड कॉलम को चेंज करना, फ़िल्टर करना, इंडेक्सिंग करना, वो सारी चीज़ें किस तरह से की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। तो होपफुली सारी बातें आपको क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको बर वक्त आसानी के साथ मिल सके। और नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो मज़ीद मैनिपुलेशन को हम देखेंगे फर्दर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैंडास को सीखना इन फ्यूचर। आइदर आप मशीन लर्निंग पे काम करें पाइथन के साथ या फिर डीप लर्निंग में काम करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।